ठीक है, ओके। क्या था अपना कि सीरीज कॉम्बिनेशन हो सेल। तो हम दो सेल कंसीडर करते हैं। ये E1 है जिसका EMF E1 है और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है। फिर मैंने एक दूसरा सेल कंसीडर किया है जिसका EMF E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, यहाँ हमने पॉइंट मान लिया, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और यहाँ पर हमने C पॉइंट कंसीडर किया। ठीक है, अब अगर मैं ये देखूं कि मेरे यहाँ पर ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन देखना है ना। ओवरऑल मुझे देखा जाए तो मेरे लिए क्या है, ये है इस तरीके से कि यहाँ पर मैंने एक बैटरी लगा दी है या एक वोल्ट मीटर लगा दिया है जो क्या कर रहा होगा, इन दोनों का ओवरऑल वोल्टेज काउंट कर रहा होगा। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल वोल्टेज है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये ओवरऑल जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, VA माइनस VC होगा। क्लियर, मुझे ये देखना है। अब पहले मैं इन दोनों के अक्रॉस अगर मैं बात करूं EMF E1 के लिए, तो मुझे पता है डेल्टा V1 ले लेता हूं या V1 ले लेता हूं। V1 क्या होगा यहाँ पर, अगर ये V1 है तो VA माइनस VB, और ये किसके इक्वल होगा, इसके अक्रॉस कितना एनर्जी रहेगा। टोटल एनर्जी ये था, इसमें से आपने इतनी एनर्जी इंटरनल रेजिस्टेंस के ऊपर वेस्ट हो गई, रिमेनिंग जो बचेगी वो आपकी क्या होगी, ए और बी के अक्रॉस कितना पोटेंशियल बचा है वो रहेगा। तो ए और बी के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो आपका हो गया VA माइनस VB, और इसको आप क्या लिखोगे, E1 माइनस IR1। हम ऐसा मान लेते हैं कि यहां से आई करंट निकल रहा है, तो आई करंट निकलेगा, सीरीज में है तो यहाँ भी आई करंट भी पास होगा। तो क्या हो गया, E1 इक्वल्स माइनस IR1। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पर V2 बोलूं तो जो V2 होगा वो क्या होगा, VA या VB माइनस VC, VB माइनस VC। ठीक है, आप चाहो तो इसको V1 V2 ले लो, या आप चाहो तो इसे VAB ले लो और आप इसे VBC ले लो, ये आप लोगों पे डिपेंड करेगा। ठीक है, जो भी आप मानना चाहो। अब इसका कितना रहेगा, टोटल एनर्जी किसके कितनी थी, E2, उसमें से यहां पर एनर्जी वेस्ट हो गई कितना, माइनस IR2। ओके, मुझे चाहिए V, टोटल V, या आप इसको VAC भी लिख सकते हो। आपको ये चाहिए, आपके पास है एक ये और एक ये, तो मैं क्या करता हूं, दोनों को 1 माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करता हूं या ऐड कर देता हूं। 1 प्लस 2 अगर मैं करूं तो देखना यहां पर क्या हो जाएगा, VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल्स टू E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2। ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, VA माइनस VC विल बी इक्वल्स टू, अब E1 वालों एक तरफ ले लो, E1 प्लस E2 माइनस I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2। VA माइनस VC, VA माइनस VC आपका V या VAC है, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। तो ओवरऑल अगर मैं इनको सबको हटा देता हूं तो इसकी जगह पे मैं एक नया बैटरी लगा देता हूं और एक नया इंटरनल रेजिस्टेंस लगा देता हूं जहां पर भी वोल्टेज होगा, और क्या रहेगा, ये आपका E इक्विवेलेंट होगा और ये R इक्विवेलेंट होगा। तो E इक्विवेलेंट का वैल्यू किसके इक्वल आ रहा है, E1 प्लस E2 प्लस, अगर आगे भी है ना कई सारी बैटरीज तो सारी बैटरीज का, और जो R इक्विवेलेंट होगा वो होगा R1 प्लस R2 प्लस, और अगर और भी इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उन सबका सम रहेगा। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? अरे आप में से किसी को डाउट है इसमें? आज ज्यादा नहीं आए हो आप लोग। नो सर। ठीक है, अब ये तो हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। एक होता है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, सेम इसी तरीके से ट्राई करते हैं।
पैरेलल में दो सेल को एक दूसरे के पैरेलल लिख देते हैं पहले तो। ये E1 सेल है, ये R1 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आपका E2 सेल हो गया, ये R2 इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ओके, और यहाँ पर कहीं पर आपने जो V वोल्ट की बैटरी कंसीडर की है वो आपने कंसीडर वोल्टेज कंसीडर कर लिया। पॉइंट की बात करें तो आप चाहो तो इस पॉइंट को B1 मान लो, इस पॉइंट को B2 मान लो, ठीक है। और हमें पता है कि टोटल करंट I पास कर रहे हैं हम यहाँ से, इसका करंट I1 मान लेते हैं और इसमें करंट I2 मान लेते हैं। तो ये जो I करंट है वो आएगा यहाँ से होते हुए वापस, उसको दो रास्ते दिख रहे हैं, यहाँ पर वो फिर से I1 करंट आगे चला जाएगा, I2 करंट अंदर चला जाएगा, हर एक रजिस्टर के पास करंट आ गया, वो सब कुछ हो, ठीक है। नाउ मैं ये देखूं, अगर मुझे पोटेंशियल का देखना है तो B1 और B2 आपको पता है पैरेलल में पोटेंशियल होता है सेम, मतलब जो पोटेंशियल इसका रहेगा वही पोटेंशियल इसका रहेगा, दोनों का इक्वल पोटेंशियल आएगा। और वो पोटेंशियल किसके इक्वल होगा? V के इक्वल होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ रही है ना कि अगर यहाँ पे V वोल्ट का बैटरी होता है या पोटेंशियोमीटर होता तो ये क्या करता, ये यहाँ पर पोटेंशियल लगाता, हमने देखा B1 और B2 के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, B1 B2 फर्स्ट सेल के लिए, और फर्स्ट सेल की बात करें इसका, तो ओवरऑल इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा B1 B2 वो कितना रहेगा, टोटल था E1, उसमें से कितना बाहर निकल गया, I1 R1, ये आपको बेस्ट हो गया। तो रिमेनिंग जो आपको टर्मिनल वोल्टेज मिला वो B1 B2 मिला, और उसका वैल्यू किसके इक्वल है, उसका वैल्यू इक्वल है V के। तो यहां से अगर मैं I1 का वैल्यू निकालूं तो मैं इसे लिख सकता हूं E1 माइनस V इक्वल्स टू I1 R1, और I1 इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, मतलब मैंने क्या कर दिया, R1 को डिवाइड कर दिया। आप चाहो तो इसको ऐसा लिख दो E1 माइनस V अपॉन R1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेम फॉर सेकंड सेल से भी हम इसी तरीके से देखते हैं। तो सेकंड सेल में ये वाला लेंगे हम काम में, क्या हो जाएगा, V B1 B2 सेम वही पोटेंशियल है, E2 माइनस I2 R2 इक्वल्स टू V, तो I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, E2 माइनस V अपॉन R2, ये इक्वेशन नंबर 2 होगा, ठीक है। अब हमें पता है टोटल I जो होगा वो किसके इक्वल रहेगा, I1 प्लस I2 के, तो जो टोटल I होगा वो इक्वल होगा I1 प्लस I2 के। सो I1 का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से, E1 माइनस V अपॉन R1, I2 का पुट करते हैं E2 माइनस V अपॉन R2। देखो यहाँ सबको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। तो V I माइनस, या सिंप्लीफाई करें, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। मैंने V कॉमन ले लिया दोनों से, ठीक है। इसे ट्रांसफर करते हैं तो ये हो गया V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस I। V इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 माइनस I 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये हो गया यहाँ पर। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें, एलसीएम लेके सोल्व करें, अगर आप चाहो तो यहाँ भी सोल्व कर दो, एक ही बात है। जैसे मैं अगर यहाँ सोल्व करूँ ना तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, यहाँ पे सोल्व करूँ तो E1 R2 प्लस E1 R1 अपॉन E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I, ठीक है। ये डिवाइड कर दे अगर हम तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ना ये टर्म कैंसिल होगा, सिर्फ ये बचेगा R1 प्लस R2 माइनस I। जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये बचेगा। तो ये मेरा पोटेंशियल आएगा। यहां से मैं इसको देख सकता हूं कि जो V होगा वो हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट, जहां पर
आपका ई इक्विवेलेंट का वैल्यू ये है, आई आर इक्विवेलेंट का वैल्यू ये रहेगा। एक बार कॉपी करो, 2-3 लाइन बाकी है वो भी करते हैं इसके साथ। सर सेकंड सेल में वी क्या है सर? क्या है सेकंड सेल में? वो क्या लिखा है सर सेकंड सेल में वी? B1 B2, B1 B2 दोनों का सेम ही है, पोटेंशियल दोनों के अक्रॉस सेम ही रहेगा क्योंकि पैरेलल में है इसलिए। हो गया कॉपी? किसी को डाउट है इसमें? सर ये लास्ट फोर्थ स्टेप में आप वी को लेफ्ट साइड ले आए ना? यहाँ पर ना, हाँ 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 इसको यस मैं सर। क्या किया, मैंने उधर ले गया और आई को यहाँ ले आया, तो वो पॉजिटिव हो गया और आई इधर आके नेगेटिव हो गया। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये, तो आप लोगों को आना चाहिए। सर हो गया। हो गया? ओके, देखो इसके बाद है ना,
दो तीन लाइन और बाकी है वो देख लो। बी इक्वल टू क्या हो गया, ई इक्वलेंट माइनस आई आर इक्वलेंट। तो यहाँ पर पैरेलल के लिए ई इक्वलेंट का वैल्यू क्या हो गया, ई इक्वलेंट का वैल्यू हो गया E1 R2 प्लस E1 R1 E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ दो सेल के लिए, अगर ज्यादा सेल होते हैं ना तो हम ये यूज नहीं कर सकते। फिर उस केस में हमें क्या यूज करना है, ई इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट, उसका वैल्यू होता है E1 R1 प्लस E2 R2 प्लस EN RN, अगर n नंबर ऑफ सेल है तो। आर इक्वलेंट की बात करें तो आर इक्वलेंट क्या हो गया, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, किस केस में, जब आपके दो सेल हो तो। लेकिन अगर ज्यादा सेल होंगे तो यहां पर हम यूज करेंगे 1 अपॉन आर इक्वलेंट, और वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन Rn, ये n नंबर ऑफ सेल के लिए। यहां आपको एक चीज याद रखनी है कि ये हमेशा ऐड ही नहीं होगा, जैसे मैंने ऐड किया ना कि E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, चाहे सीरीज हो या पैरेलल हो, एक नोट लिखना है हमें फॉर सीरीज एंड पैरेलल दोनों के लिए। इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ polarity of cell is changed, मतलब जैसे आपका सेल ऐसे था पहले, आपने इसको चेंज कर दिया, आपने उल्टा कर दिया, ठीक है, तो उस केस में ई जो होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस ई से। मतलब अगर ये सेल अपना पोलैरिटी चेंज कर लेता है, ठीक है, तो यहां पर माइनस आ जाएगा, जहां भी E2 दिख रहा है ना वहां पर माइनस E2 हो जाएगा। क्लियर है, वो नोट भी लिख दो। ठीक है, कुछ डाउट है क्या यहाँ तक? सर नोट वापस समझाइए ना एक बार। इसको नोट 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 को, नोट में क्या है, जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन था अपना कि यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, ये E1 E2 है, ये R1 ये R2 है, तो हम E1 E इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे सीरीज में, E1 प्लस E2, और R इक्विवेलेंट कैसे लिखते थे, R1 प्लस R2। अब अगर आपने पोलैरिटी चेंज कर दी, पोलैरिटी से मतलब जैसे ये प्लस माइनस है, ये प्लस माइनस ठीक है, यहां माइनस प्लस हो गया, ठीक है, R1 R2 E1 E2, तो जो आपका E इक्विवेलेंट होगा वो क्या हो जाएगा E1 माइनस E2, और जो R इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R। रेजिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो हमेशा प्लस रहेगा, लेकिन जो E होगा EMF होगा वो क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो ये सर ये तो एग्जांपल आप लिख लो जो दिखाया है, ये जो दोनों लाइन लिखी है मैंने, ये दोनों एग्जांपल आप लिख लो। सर कल तो आप ये सीरीज में बताए थे ना, वही है। हाँ सीरीज वाला ही है ये। हो गया,
नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज। ये मैंने क्या बोलते हैं उसको, कैपेसिटर वाले चैप्टर में भी व्हीट स्टोन ब्रिज बताया था, लेकिन उसमें सीधा मैंने फॉर्मूला बताया था कि किस तरीके से यूज करना है। अब हम वो देखेंगे कि वो फॉर्मूला आता कैसे है, वो यहाँ पे डेराइव करते हैं। सर ऐसा सब नाम कौन देता है? ये नाम व्हीट स्टोन नाम के साइंटिस्ट थे यार, उन्होंने दिया था। अब सबके अलग अलग नाम हो। तो देखो यहाँ पर व्हीट स्टोन ब्रिज में वो जो आपको पता है कि वहां मैंने कैपेसिटर लगा दिए थे, यहाँ पर हम रजिस्टर लगा देते हैं। बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? गैल्वेनोमीटर का काम होता है करंट की डायरेक्शन को देखना या करंट को डिटेक्ट करना, ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है। यहाँ पर भी वोल्ट की मैंने बैटरी लगा दी। अब यहाँ से कोई आई करंट फ्लो हो रहा होगा, ओके, तो इसमें से क्या हुआ होगा, ये R1 ले लेते हैं, ये R2 ले लेते हैं, ये R3 ले लेते हैं, और ये हो गया आपका R4। या फिर अच्छा से करते हैं, इसको R2 लेते हैं, ये R3 बोल देते हैं इसको, और इसको R4, ठीक है, ये अच्छा है। तो यहाँ से जो करंट मान रहा हूं मैं, करंट I1 फ्लो होगा, इसमें करंट I2 फ्लो होगा। फिर यहाँ पे करंट मान लेता हूं कि I3 फ्लो होगा, और यहाँ करंट हो जाएगा आपका I4, ठीक है। यहाँ पर ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में से जो करंट फ्लो होता है ना, वो सिर्फ गैल्वेनोमीटर करंट फ्लो होता है, वो अभी हम नहीं लिख रहे हैं IG, वैसे उसको हम IG से रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे ऊपर कुछ भी हो सकता है, गैल्वेनोमीटर करंट IG होता है। नाम भी दे देते हैं अच्छा खासा, A B C D। अब व्हीट स्टोन वाली कंडीशन जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू व्हीट स्टोन कंडीशन, इस बीच वाले वायर से कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, मतलब नो करंट फ्लो इनटू वायर BD, मतलब IG आपका क्या होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं होना चाहिए, या आप लिख सकते हो VB इक्वल्स टू BD होना चाहिए, ठीक है। अब अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो वहां पर हम ये चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या इफेक्ट होता है, या किस तरीके से रेजिस्टेंस जो होते हैं वो यहाँ पर इफेक्टिव होते हैं। तो मैं यहाँ एक लूप बनाता हूं, A B D A, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है ना, ये एक लूप हो जाएगा। ये एक सर्किट है, क्लोज सर्किट है, तो इसको एक लूप बना देता हूं। KVL यूज कर रहा हूं मैं, तो KVL इन लूप कौन कौन सा है, A से स्टार्ट किया, B पर आया, फिर D पर आया, और वापस A पर आ गया, ठीक है। अब यहां पर एक चीज और होगी, अगर मेरा ये करंट 0 है, मतलब I1 का कोई भी पार्ट इसमें नहीं आ रहा है बीच वाले वायर में, तो I1 पूरा का पूरा मेरा I3 पे जा रहा होगा। इसका मतलब I1 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा I3 के। सेम इसमें अगर करंट नहीं जा रहा है तो जो I2 होगा वो पूरा का पूरा I4 में चला जाएगा, तो I2 जो होगा वो I4 के इक्वल होगा। अब मैं KVL जो यूज कर रहा हूं यहां से यूज करता हूं, तो क्या हो जाएगा, देखो करंट ऊपर जा रहा है, मैं भी ऊपर ही जा रहा हूं रेजिस्टेंस में, तो ये होगा -I1 R1। फिर मैं इधर आया, इसमें कोई करंट है क्या, कोई करंट नहीं है, 0 है ये तो। फिर ऊपर आया, इधर करंट आ रहा है मेरा नीचे, मैं जा रहा हूं इसमें ऊपर, तो ये माइनस की जगह प्लस I2 R2, और इसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हो गया मेरा I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। मैंने किसने लिया था लूप में, ABDA में, ABDA, यहां से मुझको ये मिल गया, चलिए कोई बात नहीं, अच्छा मिला। फिर से KVL यूज करते हैं, KVL इन लूप, कौन सा लूप ले रहे हैं, B C D B, B C D B, ये वाला लूप ले रहा हूं। इसमें एक लूप बना देते हैं, यहां से जाएंगे फिर नीचे आ जाएंगे,
वापस ऊपर आ जाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ, करंट नीचे आ रहा है, मैं भी करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ। तो माइन इज I3 R3 इक्वल्स टू प्लस, करंट ऊपर जा रहा है, मैं नीचे आ रहा हूँ तो प्लस आएगा, I4 R4 इक्वल्स टू 0, I3 R3 इक्वल्स टू I4 R4, I3 अपॉन I4 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3, इक्वेशन नंबर 2। मुझे पता है I3 जो होता है वो I1 के इक्वल है और I4 जो है वो I2 के इक्वल है। तो देखो इक्वेशन 1 और 2 को देखूंगा तो I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, I और 2 को देखूं तो I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R4 अपॉन I3। तो फ्रॉम यहां लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3। ठीक है, इसको थोड़ा सा उल्टा करके लिख देते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका, सो देयरफॉर R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। ये आपकी वीक स्टोन ब्रिज की कंडीशन होगी। उस कंडीशन में जब ये सेटिस्फाई हो जाएगा तो यहां कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। कॉपी कर लो इसको, कोई डाउट है तो डाउट पूछ लो इसमें। हो गया, कोई डाउट है इसमें? आयुष, साहिल, बेटा टाइम पे आओ, काफी लेट आए थे तुम दोनों। चलो आज के लिए काफी है, बाकी नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। यस सर।